जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम BHIE 143 जिसमें पर्यावरण का इतिहास पढ़ते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ गया है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो कि आपको रहेगा 100 शब्दों में लिखने के लिए। और काफ़ी बार ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इसी टॉपिक में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाए, तो आप यह वीडियो देखे रहेंगे तो ज़रूर आप इसे बना के आइएगा। तो पहले देख लेते हैं किन-किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए, पर्यावरणीय इतिहास पे चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के दौरान नदी घाटी सभ्यताओं में जल संसाधनों की भूमिका क्या रही है, उस पे चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पशु शिकार पे चर्चा करेंगे। उसके बाद समकालीन भारत में पर्यावरणीय संरक्षण एवं बहाली में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या रही है, उस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद संगम युग के दौरान तीने की अवधारणा पे चर्चा करेंगे। तो इन 5 क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का रहेगा और 100 शब्दों में इसे लिखना होता है। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला है पर्यावरणीय इतिहास पे टिप्पणी लिखने आपको 100 शब्दों में कहेगा। तो इसको किस तरह से लिख पाइएगा। देखिए, मेरा देखिए वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग को हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले भी हम BHIE 143 का वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। देखिए, पहला है पर्यावरणीय इतिहास। इस पे टिप्पणी आप कैसे लिख पाइएगा। देखिए, पर्यावरणीय इतिहास का मतलब है कि कैसे समय के साथ हमारे पर्यावरण पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र बदलते रहे हैं और इन बदलावों का मानव समाज और सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह अध्ययन विभिन्न ऐतिहासिक कालों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, पारिस्थितिकीय परिवर्तनों और मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो किस तरह से पर्यावरण जो है बदलते आते रहा है समय समय के साथ, तो उस पे ध्यान केंद्रित और पर्यावरण को किस तरह से असंतुलन प्रभाव पड़ रहा है, वह सभी हम ध्यान केंद्रित करता है। प्राचीन काल में मानव समाज अक्सर अपनी पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर रहता था। वन, नदियाँ और अन्य प्राकृतिक संसाधन उनके जीवन का अभिन्न हिस्से थे। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने अधिक भूमि पर कब्जा करना शुरू किया। तो सभ्यता बोल सकते हैं या जनसंख्या में जिस तरह से वृद्धि हुआ, उसी तरह से लोग अपना अधिक ज़रूरत पूरा करने के लिए भूमि पे कब्जा करना और वनस्पतियों पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया। देखिए, वनस्पति की कटाई की और शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की। देखिए, औद्योगिक क्रांति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पर वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या उभरने लगी। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं की घटना बढ़ने लगी, जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हुआ। आधुनिक समय में पर्यावरणीय इतिहास ने यह दिखाया है कि मानव गतिविधियां न केवल प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है, बल्कि पारिस्थितिकीय तंत्रों को भी प्रभावित करती है। आज पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। तो पहला देख लिए पर्यावरणीय इतिहास। आइए दूसरा देखते हैं, जो आपका रहेगा, जो आपका है प्राचीन भारत के के दौरान नदी घाटी सभ्यताओं में जल संसाधनों की भूमिका। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, इससे मिला जुला क्वेश्चन। देखिए, प्राचीन भारत की नदी घाटी सभ्यता जल संसाधनों के महत्व को अच्छी तरह से समझती थी
और कब? प्राचीन भारत में। ठीक है, और उनका उपयोग सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण था। सबसे प्रमुख नदी घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और गंगा घाटी सभ्यता थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु, यमुना और घग्गर या हकरा नदियाँ जीवनदायिनी थी। इन नदियों के किनारे विकसित नहरों, जलाशयों और सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। शहरों में जल प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकें अपनाई गई है, जैसे कि स्नान घरों और व्यक्तिगत जल आपूर्ति की व्यवस्था थी उस टाइम। यह व्यवस्था कृषि को समर्थन देती थी और समाज को स्थिरता प्रदान करती थी। गंगा घाटी सभ्यता में भी नदियाँ महत्वपूर्ण थीं। गंगा नदी के किनारे बसे नगरों ने इस नदी के जल का उपयोग कृषि, परिवहन और धार्मिक कार्यों के लिए किया। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति का आधार भी नदी के जल पर निर्भर था। कृषि के लिए गंगा की बाढ़ से मिट्टी में पोषक तत्व मिलते थे, जिससे फसल उगाना आसान हो गया था। जल संसाधन न केवल कृषि के लिए आवश्यक थे, बल्कि नगर नियोजन, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक जीवन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन सभ्यताओं में जल प्रबंधन की कला को उत्कृष्टता तक पहुंचाया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो देख लिए दूसरा, प्राचीन भारत के दौरान नदी घाटी सभ्यताओं में जल संसाधनों की भूमिका जो है किस तरह से थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पशु शिकार किस तरह से किया जाता था और क्यों किया जाता था, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में पशु शिकार की एक लंबी और जटिल कहानी है। 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, तो उसकी गतिविधियों में एक प्रमुख भूमिका वन्य जीवों की शिकार शामिल थी। इस अवधि के दौरान कंपनी ने अपने अधिकारियों और अन्य अमीरों के लिए शिकार को मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका मान लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर शिकार किया, जिसमें बाघ, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवर शामिल थे। यह शिकार केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि कभी-कभी यह राजकीय शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक भी माना जाता था। जब शेर को शेर का शिकार किया जाता था, तो जो शेर का शिकार करते थे, उनको एक शक्तिशाली रूप में देखा जाता था। देखिए, शिकार के ये आयोजन बड़े भव्य होते थे और इनके कई प्रकार के आयोजन और उत्सव शामिल होते थे। देखिए, इस तरह से जो है, इस तरह के शिकार से न केवल स्थानीय वन्य जीवों की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव डाला, बल्कि यह भारतीय पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करने लगा। जंगलों की कटाई और शिकार के कारण वन्य जीवों की प्रजातियां संकट में पड़ गई और कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ गई। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पशु शिकार का यह प्रचलन भारतीय वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हुआ। इसके बावजूद इस काल के पशु शिकार ने ब्रिटिश साम्राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी उजागर किया। तो तीसरा देख लिए, आइए आप चौथा देखते हैं, जो कि रहेगा आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी काफ़ी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, है समकालीन भारत में पर्यावरणीय संरक्षण एवं बहाली में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या रही है। गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ की जो है क्या भूमिका रही है, किसमें? पर्यावरण संरक्षण में। देखिए, समकालीन भारत में पर्यावरणीय संरक्षण और बहाली में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में तेजी से हो रहे औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय संकट जैसे कि वायु और जल प्रदूषण, वन कटाई और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं गंभीर हो गई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ एनजीओ भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। तो कैसे निभा रही है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, एनजीओएस पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वे वन और वन्य जीवों के संरक्षण, जल संसाधनों की सुरक्षा, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और स्वच्छता अभियानों में योगदान दे रहे हैं। कौन? एनजीओ।
यानी गैर सरकारी संगठन। उदाहरण के लिए राइट्स और ग्रीन पीस इंडिया जैसी संस्थाएं वनों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सक्रिय है। ये संगठन स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने में मदद करते हैं और पर्यावरणीय नीतियों के निर्माण में योगदान करते हैं। इसके अलावा एनजीओएस ने कई सफल पुनर्स्थापना परियोजनाएं चलाई है, जैसे कि नदी पुनरुद्धार, वृक्षारोपण अभियान और वनस्पति संरक्षण। तो जो नदी सूख गई है या रास्ते में अवरोध हो रहा है, उसका पुनरुद्धार कर रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है, उसके बाद वनस्पति का जो है संरक्षण कर रहा है। क्यों? एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। ये संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़कर सामुदायिक आधार पर काम करते हैं, जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, समकालीन भारत में एनजीओएस पर्यावरणीय संरक्षण और बहाली के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बल के रूप में उभरे हैं, जो न केवल जागरूकता फैलाते हैं बल्कि व्यावहारिक समाधान में भी प्रदान करते हैं। तो आइए चौथा देख लिए, पांचवा देखते हैं। पांचवा है संगम युग के दौरान तीने की अवधारणा क्या थी। तो संगम युग के दौरान जो है तीने क्या अवधारणा थी, आइए उसको देखते हैं। देखिए, संगम युग दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक काल था, जो लगभग 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक फैला हुआ था। यह युग तमिल साहित्य, कला और समाज के विकास का सुनहरा दौर था। इस काल के दौरान तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें कविता और गीतों के माध्यम से समाज, प्रेम और युद्ध की कहानियों का वर्णन किया गया है। संगम साहित्य की तीन प्रमुख काव्य संहिता है। एक है आयाम, दूसरा है पुराणनुगुरु, तीसरा है पट्टू पट्टू। ठीक है, इस युग की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं को प्रकट करती है। इस युग में तीने की अवधारणा ने समाज और साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीने एक प्रकार की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है, जिसे संगम साहित्य में प्रेम और सामाजिक संबंधों की प्रकृति को समझने के लिए प्रयोग किया गया। यह अवधारणा चार प्रमुख वर्गों में बांटी जाती है। पहला है कुरीन, दूसरा है मुल्ले, तीसरा है मरुतम और चौथा है नाइडिल, जो विभिन्न प्रकार की परिदृश्यों को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। इन वर्गों के माध्यम से कवि विभिन्न स्थानों और उनके सामाजिक संदर्भों के अनुसार भावनाओं और स्थितियों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार तीने की अवधारणा ने संगम युग की साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं को एक अनूठा रूप दिया, जो उस काल के सामाजिक जीवन और संवेदनाओं को समग्रता में समझने में मदद करती है। तो 5 क्वेश्चन देख लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले भी BHIE 143 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपका सिर्फ रिवीजन के लिए है। आप यदि रिवीजन अधिक से अधिक क्वेश्चनों का करते रहेंगे तो उसी में से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन करें ताकि आपको एग्जाम में वही सब क्वेश्चन देखने मिल जाए। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।